जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। रचना को अब यहाँ घुटन सी हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसको इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने मयंक के प्यार में भुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट। मयंक का प्यार केवल छलावा भर था, क्या सच है क्या झूठ, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। इस पर बात को वो मयंक के मुंह से ही सुनना चाहती थी, लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन सावी की सगाई में गया हुआ था, उसे यहाँ अकेला छोड़कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी हंगामा हुआ था। बरबस ही उसे वो दिन याद आए जब 5 साल पहले वो मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर रचना जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी थी, ननद सावी, देवर सुदेश और पति मयंक ही था। घर में सास मालवी जी का रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह पाएँ, पर रचना ने अपनी तारीफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश ही की, लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम करने में रचना का माँ का पूरी तरह से हाथ था। शादी को 2-3 साल हो गए तो मयंक खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी रचना कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ मालवी जी के ताने भी तेज होते गए। जब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया, पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी रचना में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी रचना में नहीं। हालांकि रचना ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस मयंक की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी ने मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि मयंक कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुदेश की भी शादी हो चुकी है और देवरानी नेहा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का भार और तेज हो गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मालिनी जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े न कर देती, लेकिन हर बार मयंक उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने रचना का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया, साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो रचना का सोया नेहा पर नहीं पड़ने देगा। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उस बच्चे को रचना को हाथ तक लगाने दिया हो। आज सावी की सगाई थी, सास नंद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस में से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो रचना वहाँ पहुँच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से ही किया, मम्मी जी आपने बताया तक नहीं कि आज सावी की सगाई है? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने रचना की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने में मयंक रचना के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, रचना अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, एक गलत है, मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि सावी की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी, ले जाना तो दूर की बात है, मैं तो बात जानूँ, क्या ये मेरा हक नहीं? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। मैं अब बस भी करो ना, मैं रचना को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्या बोले जी रही हो अब? मयंक का रचना के साथ देना है मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो मयंक को सुनाते हुए बोली, हाँ तू ही देश का साथ, एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, इसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा के लिए किस्सा ही ख़त्म करूँगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बांझ को। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप? अचानक मयंक बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। मयंक रचना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया। रचना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मयंक उसे समझाते हुए बोला, बस इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, मैं जानना चाहता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो रचना, मेरी बातों को समझो, बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज़ मेरी बातों को समझो। मैं अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा, तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज़ आई, मयंक जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ रहे होंगे। सुनकर मयंक ने रचना को देखा और कहा,
रचना देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। प्लीज़ तुम रो मत। अगर तुम इस तरह से रोती रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरा दिल नहीं लगेगा, और तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर मैं वहीं बगल में बैठ गया। उसे वहाँ ऐसे बैठे देखकर रचना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली? मैं शादी के इतने खूबसूरत दिन को ख़राब नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए रचना ने मैंग को वहाँ से विदा किया। मैंग को विदा करने के काफ़ी देर तक रचना यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे मैंग कभी हाथ तक लगाने नहीं देता था। काफ़ी दिन से मैंग अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो रचना ने सोचा कि मैंग को तो वक्त मिल नहीं रहा, इसलिए वो ही इसे साफ़ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से रचना यूं ही शौक होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर रचना उठी और घर के लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब सब लोग वापस आ गए तब रचना भी घर आ गई। जब रचना वापस आई तो मैंग उसे देखकर कहा, रचना कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर रचना बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मैंग ने फिक्र जताते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझे में कोई कमी नहीं है, इसीलिए आते समय रास्ते से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए रचना मिठाई का डिब्बा लेकर मैंग के पास आई और उसे खोलकर मैंग का मुंह मीठा कराने लगी। पर मैंग ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर रचना वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो। अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा कि मैं माँ नहीं बन सकती, है ना मैंग? रचना ने प्रश्न भरी नज़रों से मैंग की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे कुछ तमाशा कर। तभी बात को ना सुनते हुए बीच में ही टोकते हुए मालती जी फिर से बोल पड़ी, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूँगी। तेरे जैसी बांझ को तो इस घर में बिल्कुल ना रहने दूँ। बांझ? आज ये शब्द चुप नहीं रहा मुझे। जानते हो क्यों मैंग? क्योंकि आज रिपोर्ट तुम्हारी मेरे हाथ में आई। ये बांझ शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों के बार पर बार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे। बस और नहीं रहना। रचना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। मैं कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफ़ी मांग रहा है? इसके जैसी बहुत आएंगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊँगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रचना की बात सुनकर मालिनी जी ने मैंग की तरफ देखा। मैंग गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मैंग किस बात की रचना पर माफ़ी मांग रहा था। ये देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, मैंग से गलती हो गई, अब तू क्या बात पकड़ कर बैठी है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद लिया जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना पास हो गई। बहू बांझ है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बांझ पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे इस धोखे से बने हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर रचना अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर रचना नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आपको कैसी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।